हेलो दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। यह किसान और जनजातीय आंदोलन या विद्रोह का भाग 2 है, जिसमें हमने भाग 1 में बहुत सारे किसान और जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके आगे हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ और यह विद्रोह छोटा नागपुर का पठार, जो वर्तमान में झारखंड में है, इस क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी आंदोलन था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसे खूंट कुट्टी कहते थे, ये एक तरह की सामूहिक खेती होती है। इनका जमींदारी और व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अर्थात मुंडाओं के अंदर एक भूमि व्यवस्था चलती थी जिसे खूंट कुट्टी कहते हैं। खूंट कुट्टी में सामूहिक खेती की जाती थी। अब क्या है, जमींदारी और व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली जो व्यवस्था थी, इसमें इसको परिवर्तित किया जा रहा था। अब इसके विरुद्ध बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जमींदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया। ब्रिटिश समर्थकों और मुंडा जनजाति के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका बहुत खास रही। बात करें आगे तो फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि से गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें तो इस आंदोलन की, तो आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायतें मिली, खूंट कुट्टी अधिकारों को मान्यता मिली, बैट बेगार या जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद अगले आंदोलन की बात करें तो अगला आंदोलन है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह सन 1768 में हुआ था। इनके क्या कारण थे? बढ़े हुए भू राजस्व, अकाल और अन्य संकटों के कारण मेदिनीपुर जिला, जो बंगाल का था, वहाँ की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ 1768 में हथियार उठा लिए। अर्थात 1768 में चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। अभी चुआर लोग कहाँ के थे? ये बंगाल के एक ज़िले मेदिनीपुर के आदिम जनजातीय लोग थे। क्या कारण था इनका हथियार उठाने का? क्योंकि उनका भू राजस्व बढ़ा दिया गया। उस समय अकाल काफ़ी मात्रा में पड़ रहा था और अन्य संकटों की बात करें तो जिनके कारण उन्होंने हथियार उठा लिया। इनका नेतृत्व दल भूमि, कैलाश, केलापाल, ढोलका और बाराभूम के राजाओं ने मिलकर किया। इनका नेतृत्व केलापाल, ढोकला और बाराभूमी के राजाओं ने मिलकर किया था। हमें ध्यान रखना है कि 1760 में संपूर्ण मेदिनीपुर जिले पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो चुका था पहले ही, और 1765 के आसपास के क्षेत्रों और महाल पर भी कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1768 में दलभूम के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़कर वीरान कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र पर अधिकार करने से कोई लाभ प्राप्त न हो। चुआरों को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दी। बगावत का बिगुल बुझते ही ढोलका, केलापाल और बाराभूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। नवाबगंज और झरिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा की और लगभग 3 दशक तक कंपनी चुआर विद्रोह से अशांत रही, किंतु धीरे धीरे ये इस विद्रोह को भी शांत कर लिया गया। आगे के विद्रोह की बात करें तो अगले विद्रोह में खासी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। खासी विद्रोह में बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, जो मेघालय में है, उनके बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। असम और सिलट के बीच में सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क का निर्माण किया गया। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया और अन्य लोगों की सहायता से वहाँ पे विद्रोह किया गया। यह विद्रोह तीरथ सिंह ने इस विद्रोह के मुखिया थे, या उन्होंने इसका नेतृत्व किया था।
सन 1833 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। अगले विद्रोह की बात करें तो अगले है विद्रोह है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की बात करें तो 1822 में, 1825-26 में, 1839 में यह विद्रोह 3 बार किया गया। इसके क्या कारण थे? अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से परेशान होकर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाले आदिम जनजाति रामोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस संघर्ष का नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने किया। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया और 1825-26 में पड़े भयंकर अकाल से प्रभावित रामोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। बाद में सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को उनके पद से हटा देने और उन्हें देश से निष्कासित करने के ऊपर यह विद्रोह पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का झंडा फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया था। यह था हमारा रामोसी विद्रोह। इसके बाद हम बात करते हैं रंपा विद्रोह के बारे में। रंपा विद्रोह के बारे में बात करें तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी और बेगारी के खिलाफ किया गया था। रंपा क्षेत्र का महत्वपूर्ण विद्रोह 1822-24 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को वो जरूरी समझते थे। बाद में गुरिल्ला युद्ध नीति का उन्होंने अनुसरण किया और इस विद्रोह को जारी रखा। अगले विद्रोह की बात करें तो अगले विद्रोह मणिपुर या नागा विद्रोह के बारे में बात करते हैं। मणिपुर या नागा विद्रोह की बात करें तो इस आंदोलन का प्रारंभ रोंगम दई दोनांग ने किया था। रोंगम इज दोनांग ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना और पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना था, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। ये सब इस आंदोलन के उद्देश्य माने जाते हैं। आगे बात करें इस आंदोलन के बारे में तो अगस्त 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जदोनांग को फांसी देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा युवती गेडिनेलू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गेडिनेलू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया और कष्टकारी करों और कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। कष्टकारी जो कर थे, टैक्स थे और कानून थे, उन्हें मना कर दिया कि अब हमें टैक्स नहीं देंगे। अक्टूबर 1932 में गेडिनेलू को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद गेडिनेलू की रिहाई हुई। जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने गेडिनेलू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी के जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हरका पंथ की स्थापना की गई। अब यदि आपकी परीक्षा में हरका पंथ के बारे में सवाल आता है तो आप रानी गेडिनेलू के विचारों की बात करेंगे, जो भी धार्मिक विचारों की। धार्मिक विचार हरका पंथ के रूप में स्थापित किए गए। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो किसान आंदोलन हुए थे उनका स्वरूप की बात करें तो 1858 के बाद में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति किसान थे, जिन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ाई लड़ना शुरू किया। इनके दुश्मन थे बागान मालिक, जमींदार और महाजन। इनके जो दुश्मन होते थे वो कौन थे? बागान के मालिक, जमींदार और महाजन हुआ करते थे। इस समय का किसान आंदोलन निश्चित ही किसानों के सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रोध का स्फुटन मात्र था। कि ये आंदोलन क्यों होते थे? क्योंकि किसानों के जो सामाजिक उत्पीड़न किया जाता था उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ जो उनका क्रोध था वह आंदोलन के रूप में सामने आता था। अपनी पारंपरिक जीवन शैली पर जोर देना और उसे सुरक्षित रहने की उत्कृष्ट इच्छा ने किसानों के विद्रोह के लिए मजबूर किया। किसानों को विद्रोह के लिए मजबूर किया। इस समय का किसान आंदोलन किसी बदलाव या परिवर्तन के लिए न होकर बल्कि यथास्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता था। अधिकांश काश्तकार आंदोलन के पीछे बेदखली और लगान की अधिकता को मानते थे। 1858 के बाद के
किसान आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया भी उदार था। 1858 से पहले हुए किसान आंदोलनों और आदिवासी विद्रोहों को सरकार ने प्रत्यक्ष चुनौती देकर कुचल दिया था, लेकिन 1858 के बाद सरकार ने किसानों के प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और आंदोलन की सफलता में आंशिक सहयोग दिया। इसके आगे बात करें तो इस समय के जो किसान आंदोलन थे उनके प्रति सरकार इसके लिए समझौतावादी थी, क्योंकि इन आंदोलनों में सरकार को किसी भी तरह की चुनौती नहीं दी गई थी। किसान आंदोलन कभी भी सरकार को हटाने के लिए, सरकार को ख़त्म करने के लिए सरकार के खिलाफ नहीं लड़े जा रहे थे, बल्कि इस किसानों के द्वारा अधिक करों का विरोध किया जाना, साहूकारों जमींदारों के चंगुल में फंसना, महाजनों के साथ जो उनका कर्ज वाला रिश्ता होता था, जिसके कारण वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे, उनके खिलाफ लड़ा जाता था। ये सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ा जा रहा था, इसलिए सरकार ने कभी भी इनका विरोध नहीं किया और इनके साथ समझौतावादी नीतियों को अपनाया। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन की बात करें तो 1858 से 1914 के बीच में जो किसान विद्रोह हुए थे, एक दूसरे से असंबद्ध थे और बिखरे हुए थे। अर्थात 1858 से 1914 के बीच में जो भी किसान आंदोलन हुए, उनका एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता था और साथ ही साथ ये बिखरे हुए भी होते थे। किसान संघर्ष और आंदोलनों को किसान आंदोलन के साथ जोड़ने का मुख्य श्रेय मुख्य रूप से गांधी जी को जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनमानस अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अग्रसर हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में 2 प्रारंभिक सफल किसान आंदोलनों ने गांधी जी को राष्ट्रीय मंच के केंद्र में ला खड़ा किया। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला किसान सत्याग्रह चंपारण किसान सत्याग्रह था। तो अब हम चंपारण किसान सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। यह टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी से विषय में भी संबंधित है। तो सबसे पहले हम चंपारण किसान आंदोलन या सत्याग्रह की बात करते हैं, जो 1917 में किया गया था। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। अर्थात किसान बागान मालिकों से एक करार करके रखते थे, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जिसमें किसानों को 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहते थे। 20वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज हो गई, जिनके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बाजार बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखाने बंद करने लगे। करार या समझौता जो किसानों से किया गया था, उससे मुक्त करने के लिए किसान बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की। अर्थात पहले तो जो बागान मालिक है, अंग्रेज बागान मालिक है, वो नील नहीं खरीदेंगे और नई नील नहीं खरीदने के बदले में किसानों पे एक भारी लगान मांगने की कोशिश कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात करने के लिए गए। लखनऊ में उनसे मुलाकात की। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के प्रशासन ने जिला छोड़ने का आदेश दिया गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी, जिससे डर के उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया। सत्याग्रह भारत की बात करें तो भारत में प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया और यह उनका पहला प्रयास था। अर्थात सार्वजनिक रूप से गांधी जी के द्वारा पहला प्रयास सत्याग्रह का चंपारण के अंदर ही किया गया था। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेवी कृपलानी थे। अब बात करते हैं जूडिथ ब्राउन की। तो जूडिथ ब्राउन की एक बुक है गांधीज राइज टू पावर। उस किताब में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा, जेवी कृपलानी, इन सबको सब कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर उप ठेकेदार की संज्ञा दी गई है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की और किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया। 1917 के बाद किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली शहरवेशी दर पर नामक कर देने से इनकार कर देते थे।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, जो 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें जो 1918 में किया गया था। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। 1917-18 में फसल खराब होने के बाद भी खेड़ा के किसानों से लगान की जबरदस्ती वसूली की जा रही थी। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत देने की मांग की, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी। खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। किसानों का सहयोग किया गांधी जी ने, उनके साथ इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने किसानों को लगान न देने का सुझाव दिया था और लगान अदा न करने का पहला नारा खेड़ा के कापड़गंज के तालुके में स्थानीय नेता थे मोहनलाल पंड्या, उन्होंने दिया था। अर्थात मोहनलाल पंड्या ने पहली बार नारा दिया कि कापड़गंज के जो तालुका के स्थानीय नेता थे मोहनलाल पंड्या, उन्होंने नारा दिया हम लगान नहीं देंगे। तो गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर 22 मार्च 1918 को संभाली और गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने इस आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिया कि लगान उसी से वसूला जाए जो लगान देने में समर्थ हो, अर्थात गोपनीय रूप से एक आदेश जारी कर देते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने पहले वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसके बाद हम बात करते हैं अवध किसान सभा की। अवध किसान सभा की बात करें तो अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदार और तालुकेदार के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया था। गौरीलाल मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई और धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया, मतलब जमींदारों तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। उनके लिए नाई और धोबी जैसे सामाजिक सुविधाओं का बहिष्कार कर दिया गया कि उनके यहाँ कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल सिंह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करें तो बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना को जगाया। भूस्वामियों के खिलाफ किसानों को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1920 में बाबा रामचंद्र की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल और गौरी शंकर से किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने को कहा। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन किया गया और इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने भी खूब कार्य किया। अब बात करें तो अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली और भूमि न जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। प्रतापगढ़ का रूर गांव इस समय के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। आगे बात करें तो रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद किसान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोहियों ने बाजारों, मकानों, खालिस्तानों, साहूकारों से संबंधित ये जो जगह थी इन सब के अंदर खूब लूटपाट की। 1921 के अंत तक 1922 के प्रारंभ से तक और 1922 के प्रारंभ तक किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एक आंदोलन के रूप में चलते रहे। एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एक आंदोलन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या बिंदु हैं। तो एक आंदोलन के बारे में बात करें तो एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया और आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक लगान वसूल करना था। इसकी वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया था कि जितना तय किया गया था लगान उससे 50% अधिक लगान वसूला जा रहा था। आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से इस मामले में भी भिन्न था कि इसमें काश्तकारों के साथ छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। अब बात करें एक आंदोलन की तो एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों के द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में
विश्वास कम था। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा जो निर्धारित थी अहिंसक नीतियाँ, उसमें उसका विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में ये आंदोलन अलग थलग पड़ गया। 1 मार्च 1922 को सरकार ने विद्रोह से निपटने के लिए देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया और किसानों को आंदोलन को कुचलने में ये सफल रही। अब अलग से पढ़ते हैं हम एक आंदोलन के बारे में। तो एक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। एक आंदोलन की बात करें तो 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर के में एक आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन के कारण किसानों को जो भूमि पर उनके दखल संबंधी अधिकार न होना था, स्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि सब ली जाती थी। एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। आगे बात करें तो एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादियों के द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसलिए बाद में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया और 1922 तक इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं हम बारदोली सत्याग्रह की, जो 1928 में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह की बात करें जो 1928 में किया गया था, सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों के द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। गुजरात के किसान आंदोलन में कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि काली पराज या काले लोग जनजाति के द्वारा भी इसके अंदर हिस्सा लिया गया। काली पराज एक तरह की जनजाति है जहाँ काले लोग पाए जाते हैं। काली पराज जनजाति की स्थिति बहुत से बदतर थी। उन्हें हाड़ी की तरह काम में लिया जाता है। हाली पद्धति का अर्थात जिन्हें काम के बदले केवल एक समय का भोजन दिया जाता है और वेतन या फिर पैसे नहीं दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत उच्च जातियों को यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। उनके बदले उन्हें जीने भर का भोजन और तन ढकने का कपड़ा मिलता था। बारदोली के मेहता बंधुओं अर्थात कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी मेहता ने किसानों के समर्थन में 1922 में ही आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद बम्बई सरकार के द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोकने नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी रानी पराज वनवासी ने किया था। 4 फरवरी 1928 को बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला और बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जांच कराने की मांग की। पटेल के द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने मुस्लिम गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कसम खाई। सभी किसानों ने यह कसम खाई कि हम लगान नहीं देंगे और यह कसम गीता और कुरान पर हाथ रखकर खाई गई और पटेल के द्वारा यह कसम खिलवाई गई किसानों के द्वारा। कांग्रेस के नरमपंथी गुट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांगों की जांच करवाने का अनुरोध किया। आगे बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में। तो बारदोली किसान आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था और आंदोलन के बारे में ब्रिटेन की संसद में भी काफ़ी बहस की गई थी। परीक्षा में भी एक बार आया हुआ है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन की संसद में हुई थी, तो इसका जवाब बारदोली किसान आंदोलन था। वायसराय इरविन ने भी बम्बई के गवर्नर विल्सन के मामले को शीघ्र निपटाने के आदेश दिए, अर्थात गवर्नर विल्सन को कहा कि इस मामले को शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाए क्योंकि ब्रिटेन की संसद में इसके बारे में चर्चा की जा रही है। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध माना गया और सरकार ने लगान को घटाकर 6.3% कर दिया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। गांधी जी ने आंदोलन की सफलता पर कहा कि बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन यह इस तरह का हर कोशिश हमें स्वराज के करीब जरूर लेके जाएगी। बारदोली किसान आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी।
यह उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी, लेकिन यह उपाधि वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं अगले आंदोलन की, जो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध का यह आंदोलन किसान आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की कि उन्हें उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए। यह जोतकारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जिसे कंपाराम और भवन जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो ये क्या मांग करते थे? ये मांग करते थे कि बटाईदारों ने यह मांग की थी कि इन्हें उपज का 1/3 हिस्सा दिया जाए, अर्थात जो खेत जोतने के लिए किराए पर लेते थे तो किराया कम से कम 1/3 होना चाहिए उपज का। बंगला भू राजस्व अर्थात फ्लॉड कमीशन से प्रेरित यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। इसके आगे हम बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो 1918 में स्थापित संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की गई। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की गई। आगे बात करें तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजल उल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अब बात करें तो आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता NC रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। फैजपुर में किसान सम्मेलन के समय उनके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर को 50% कम करने और किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अन्य नेता कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और कमल सरकार। अब बात करते हैं भारत का मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन के बारे में बात करें भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू होता है। रेलवे का निर्माण इस दिशा में पहला कदम था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां जैसे काम के अधिक घंटे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्यधिक असुरक्षा आदि देखने को मिली। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया था। 1877 में नागपुर स्थित इम्प्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन के दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया था। 1878 में सोराबजी शपूर जी बंगाली ने बम्बई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यावधि के बारे में एक विधेयक पेश करना चाहा, लेकिन वो इसमें असफल रहे। 1870 में शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1890 में MG लोखंडी महोदय ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संगठन माना जाता है। अर्थात परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला मजदूर संगठन किसे माना जाएगा, तो बम्बई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन को भारत का पहला मजदूर संघ माना जाएगा। आगे बात करें हम तो कामगार हितवर्धक सभा 1909 में, सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1987 आदि प्रारंभिक मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाएं थीं। प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख मजदूर आंदोलन के प्रति उदासीन ही था। उदासीनता का कारण क्या था? साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन था जो अपने पहले ही चरण में था। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों से लड़ना चाहते थे जिनसे समूचे भारत की भागीदारी रही हो। 20वीं सदी के किसान सभा आंदोलन की बात करें तो अवध के क्षेत्र में सर्वाधिक किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने भी किया था।
गौरीशंकर मिश्र इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने उन्हें सराहनीय योगदान दिया। कुछ जगह देखें तो यह 1917 में लिखा हुआ है। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1919 में किसानों के द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई थी 1919 में। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया था। आगे बात करते, इस सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने, किसान बेगार न करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रुरगांव था। किसानों ने बाजारों, घरों और अनाज की दुकानों पर धावा बोला और उन्हें लूट लिया। पुलिस के साथ हिंसक झड़पें की। रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र था। किसान सभा आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें ऊंची और नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की। तो इस तरह आज हमने पढ़ा भारत के किसान और जनजातीय आंदोलनों के बारे में। यह इस श्रृंखला का दूसरा भाग था। तो यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सभी जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि हमारे लेक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी या आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।